Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. Today we are going to start our next chapter, The Making of Constitution. इससे पहले हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा पहला चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट और जितनी भी रेगुलेटिंग एक्ट्स थी वो पढ़ी है। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये सब हम वहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करने का आइडिया दिया गया 1934 के अंदर। इनकी अहम भूमिका रही है मॉडर्न मूवमेंट जो रही थी इंडिया की नेशनल मूवमेंट, उनके अंदर 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की थी इस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में या फिर उनके बिहाफ पे आईएनसी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, उसको फ्रेम करते टाइम हमको किसी भी तरह का बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मतलब अंग्रेज़ों की किसी भी तरह की हमको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्ट करी गई किसके बेसिस पे, एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो जितने भी नॉलेज थी जिन लोगों को, जैसे कि कोई लॉयर था, है ना, और किसी को पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज थी, तो इन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इलेक्ट किया गया। द डिमांड वॉज फाइनली accepted principle by the ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ नोन एज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग या फिर उसी के अंडर में इस डिमांड को मान लिया गया 1940 में। और 1942 के अंदर सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प, जो कि कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो वो इंडिया आते हैं एक प्रपोज़ल लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ड्राफ्ट लेके, कि हम आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, कब, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिप्स प्रपोजल ने क्या रिजेक्ट कर दिया आते ही, जो मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि हमको 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहिए। ठीक है, ताकि 2 अलग देशों की या फिर 2, जैसे हिंदूज़ का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे और मुस्लिम का अलग, तो इसको आते ही क्रिप्स मिशन ने या फिर क्रिप्स ने, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने आते ही रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोज़ल को कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। और इससे मुस्लिम लीग काफ़ी डिससेटिस्फाई था। द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो कमेटी थी, देखो उस टाइम पे 2 कमेटियों का गठन हुआ था, मतलब 2 कमेटीज़ के रूप में निकल के आई थी असेंबली। एक तो मेजर कमेटीज़ थी जिसमें, और एक माइनर। अब मेजर में कौन थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी होगी जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, उसके रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एडवाइजरी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल, इनकी कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं सरदार पटेल। और फिर इनकी आगे 5 सब कमेटी बना दी गई थी, जो कि ये सब यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। और इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 6 नंबर की है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके चेयरमैन और हेड भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जो नेगोशिएटिंग करती थी स्टेट्स के साथ में, उसके चेयरमैन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, है ना। और इसका सेटअप कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और इसी को टास्क दिया गया था, काम दिया गया था कि आप नया कॉन्स्टिट्यूशन हमको ड्राफ्ट करके दोगे, बना के दोगे। इसके 7 मेंबर थे, और जो कि चेयरमैन जो थे इस ड्राफ्ट कमेटी के वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें N. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर,
डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, इन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्तल को, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था किसी बीमारी की वजह से। TT कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था DP खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी कब, 1948 के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने सबके प्रपोजल्स को कंसीडर किया, सभी कमेटीज़ की जो हमने अभी पढ़ी थी, और उन्हीं के बेस पे पहला ड्राफ्ट बना के दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको पब्लिश किया गया फरवरी 1948 के अंदर। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ, तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको 8 महीने का टाइम दिया गया डिस्कस करने के लिए ड्राफ्ट को, और उसके अंदर जितने भी वो अमेंडमेंट्स चाहते थे या उनको जो ठीक लगती थी वो करने के लिए। लेकिन जो अभी क्या था ना, इस ड्राफ्ट के ऊपर काफ़ी कमेंट्स करे गए, क्रिटिसिज्म हुआ कुछ इसकी एक्ट्स पे, और काफ़ी सजेशन दिए गए, जिसको देखते हुए एक सेकंड ड्राफ्ट बनाया गया, जिसको पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस बार बिल्कुल 6 महीने से भी कम का टाइम लिया, करीबन 141 डेज। अब क्या है ना, इनेक्टमेंट होता कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कैसे किया गया, जो फाइनल ड्राफ्ट था उसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, और 4 अक्टूबर 1948 को उसकी पहली रीडिंग हुई। उसके बाद जो उसका जनरल डिस्कशन रहा 5 दिन के लिए, जो कि 9 नवंबर 1948 तक चला। अब क्या है ना, इसकी जो सेकंड रीडिंग थी, जो क्लोज बाय क्लोज हर एक पैराग्राफ जो भी था क्लोज थी, उनको कंसीडर किया गया, पढ़ा गया। वो स्टार्ट हुई नवंबर 15 1948 से लेके अगले साल अक्टूबर 17 1949 तक चली हो, और इस समय पे एज मैनी एज 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई, और 2,443 एक्चुअली में डिस्कस की गई असेंबली के अंदर, इतनी में से। थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है नवंबर 14 1949 में, और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मोशन को मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेटल कर लिया जाता है, असेंबली के द्वारा पास कर दिया जाता है। और इसको पास कब किया गया था, नवंबर 26 1949 के अंदर। और उसी दिन जितने भी मेंबर्स थे असेंबली के जो प्रेजेंट थे वहाँ पे 284 मेंबर्स वहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट थे 299 में से, तो 284 लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइन कर दिए गए। और इसी दिन जो प्रीएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडोप्ट किया था, और इनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, और हमको हमारा नया जो संविधान मिल गया था और लागू हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। इसके अंदर क्या क्या था, एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। द प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। अब जो प्रीएम्बल था वो कब इनेक्ट किया गया, कब उसको बनाया गया, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के लागू हो गया था, उसके बाद प्रीएम्बल को बनाया गया था। और प्रीएम्बल को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या हमको दिया गया है, क्या क्या संविधान के अंदर एक्ट हैं, उनका एक रफली हमको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली के अंदर, और ये काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग वाले इंसान थे। इनको जो गलत लगता था, जो गलत चीज़ें थी, उन पे ये आर्ग्यू करने पे पीछे नहीं हटते थे, और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि यही थे चीफ आर्किटेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे इंडिया के, और इनको मॉडर्न मन्नू नाम से भी जाना जाता है। और ये अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे हैं किसके, शेड्यूल कास्ट के। अब क्या था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 में, उस टाइम पे इसके कुछ ही आर्टिकल्स को लागू किया गया था, और जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो जो कुछ आर्टिकल्स उस टाइम पे लागू हुए थे स्टार्टिंग में, वो हैं ये वाले 5, 6, 8, 9, 10, सॉरी 9, 16, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92 और 93, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्टार्टिंग में ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इसी दिन हमने 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया था, ठीक है।
कि आज से हमको आज़ादी मिल गई है, हम आज़ादी के रूप में इस दिन को मनाएंगे। और ये दिन इस चीज़ का हमने कब रिजोल्यूशन उठाया था, 9 दिसंबर 1929 के जो लाहौर सेशन हुआ था उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1923 से हम पूर्ण स्वराज डे मनाया करेंगे। और इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और आज के दिन इसको हम एक एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1957, with all enactments and amending और supplementing the later acts were repealed। अब जितनी भी पहले की एक्ट्स थी 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 47, इससे जितने भी पहले की थी, इनमें से जो हम ले सकते थे, जो भी एक्ट्स ले सकते थे या उनमें अमेंडमेंट करके हमने अपने अनुसार जो नीड के अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको डाला, और जितनी भी उसके बाद की जितनी भी पहले की जो भी एक्ट्स थी उनको नलीफाई कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। अब क्या होता है ना, क्रिटिसिज्म भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि क्या था, यहाँ के जितने भी लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते थे देश को, क्योंकि इनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना गया था, जो भी मेंबर्स थे उन्हीं के द्वारा इनको चुना गया था, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू। और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट करने की या पूरा बनाने की, और ऊपर से इसमें जितने भी मेंबर्स थे मोस्टली कांग्रेस के थे, डोमिनेटेड बाय हिंदू। अब क्या है ना, मुस्लिम लीग के लोगों का भी ये रहता था कि जो कांग्रेस है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके अंदर मोस्टली हिंदूज़ हैं, तो जितनी भी एक्ट्स हैं, जो भी कानून है असेंबली के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और इसको हिंदू डोमिनेटेड बॉडी भी बोला गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाइक एलिफेंट को एज ए सिंबल, एज ए सील यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। सर BN राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। HVR अयंगर को सेक्रेटरी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। S मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे, ठीक है, इन्होंने कैलीग्राफी की थी किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था इटैलिक स्टाइल के अंदर। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन जो स्कूल था उसके जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेकोरेट किया था, और वो कौन थे, नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा। अब बियोहर राम मनोहर सिन्हा ने इसको इल्यूमिनेट किया था, ब्यूटीफाई मतलब इसको काफ़ी सुंदर तरीके से ऑर्नामेंटेड मतलब तराशा था इसको जो हमारा प्रियम्बल था, और प्रियम्बल को कैलीग्राफ किसके द्वारा किया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी कैलीग्राफी की थी। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, अब जो हिंदी वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल का, उसकी कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी, वसंत किशन विद्या के द्वारा, और इसको डेकोरेट किसके द्वारा किया गया था, नंदलाल बोस के द्वारा। अब जो हिंदी कॉन्टेस्ट है, जो हिंदी टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में अडोप्ट किया गया था, उसके बाद 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1986 के अंदर, जिसके बाद एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 394A लास्ट पार्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 22 के अंदर। अभी इसमें क्या लिखा गया था कि प्रेसिडेंट इस चीज़ को पब्लिश करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदी लैंग्वेज में, उसके अंदर नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके उसको कंपैटिबल लैंग्वेज में और कंपैटिबल लैंग्वेज में करके जितनी भी एक्ट्स हैं उनको हिंदी के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, कि भाई उनका जो रियल मीनिंग है, जो इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, सेम वैसा ही उनका मीनिंग निकल के आए। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो प्रेसिडेंट उन हिंदी टेक्स्ट को फिर से रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंगली। The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all the purpose its authoritative text in Hindi। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जितने भी अमेंडमेंट्स होनी थी या जो भी थी, सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा जाएगा।
तो ये था, मतलब ये था हमारा चैप्टर सेकंड। और इसी के साथ हमारे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इस पूरी पॉलिटी के अंदर हम जितने भी हमारे जो भी नया एडिशन रहेगा एम लक्ष्मीकांत का, वो प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर किसी ने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके पूरी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी गलती हो, बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको रेक्टिफाई करके हम आगे आप सबको इन्फॉर्म कर सके और आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।